दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क की वाइट पेपर के बारे में। तो चलिए जानते हैं। शुरुआत एक बहुत ही अजीब आंकड़े से करते हैं। आपने स्विट्जरलैंड का नाम तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो एक देश अपनी पूरी आबादी, अपने सारे घरों और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक साल में जितनी बिजली का इस्तेमाल करता है ना, उतनी ही बिजली आज दुनिया भर में सिर्फ एक डिजिटल करेंसी को माइन करने में फूंकी जा रही है। मेरा मतलब है बिटकॉइन। राइट। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये डिजिटल फाइनेंस की दुनिया की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। सही कहा। लेकिन अगर हम इसी तस्वीर के दूसरे पहलू को देखें तो एक ऐसा दावा सामने आता है जो इस पूरी व्यवस्था को ही चैलेंज कर देता है। दावा ये है कि जो काम करने के लिए इतने मैसिव सर्वर फार्म और इतनी बेशुमार बिजली लग रही है, वही काम आपकी जेब में पड़ा एक नॉर्मल सा मोबाइल फोन कर सकता है, वो भी बिना अपनी बैटरी ड्रेन किए। और इसी दावे की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट ये कहता है कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डिजिटल करेंसी बनाना चाहता है, तो उसका साइंस और उसका इकोनॉमिक मॉडल सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसीलिए आज के इस विस्तृत चर्चा में हम पाई नेटवर्क के मार्च 2019 के ओरिजिनल व्हाइट पेपर और जो उनका दिसंबर 2021 का मेन नेट अपडेट आया था, उसका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि क्या सच में क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के हर आम इंसान की पहुंच में लाया जा सकता है, या ये बस एक और टेक्निकल इल्यूजन है। क्योंकि अगर हम उनके व्हाइट पेपर को ध्यान से पढ़ें तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ एक नया टोकन लॉन्च करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो दरअसल माइनिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को ही रीडिफाइन करना चाहते हैं। और इसको समझने के लिए हमें उनके मोबाइल माइनिंग मैकेनिज्म, टोकन सप्लाई का पूरा मैथ्स और उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को खोल कर देखना होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। देखिए, किसी भी नई टेक्नोलॉजी का जन्म ना हमेशा किसी पुरानी टेक्नोलॉजी की नाकामी या कमी से ही होता है। सही बात है। तो पाई नेटवर्क के अस्तित्व को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बिटकॉइन जैसी पहली जनरेशन की क्रिप्टो आखिर कहाँ पे छड़ गए। उनके व्हाइट पेपर के प्रॉब्लम सेक्शन में इसका काफी लंबा जिक्र है। हाँ, 2009 में जब सतोशी नाकामोटो नाम के उस अनजान इंसान ने या शायद ग्रुप ने बिटकॉइन शुरू किया था, तो उनका विजन बहुत ही क्रांतिकारी था। वो चाहते थे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और पेपैल जैसे बिचौलियों को बिल्कुल हटा दिया जाए, है ना? एकदम सही। एक ऐसा पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बनाना था जहां दो लोग सीधे एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकें। लेकिन वो सपना पेपर पर तो बहुत स्ट्रांग था, पर जब उसे रियल वर्ल्ड में उतारा गया तो वक्त के साथ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और वो प्रॉब्लम थी नेटवर्क को सिक्योर रखने का तरीका, जिसे हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। राइट। शुरुआत में सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया था कि कोई भी आम इंसान अपने घर के नॉर्मल कंप्यूटर पर बिटकॉइन माइन कर सकता था। माइनिंग का सीधा सा मतलब यही है कि सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन्हें वैलिडेट करना और बदले में इनाम के तौर पर नए बिटकॉइन हासिल करना। लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन पॉपुलर हुआ और उसकी प्राइस आसमान छूने लगी, वैसे वैसे इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी पैदा होने लगी। मतलब एक आम इंसान बाहर होने लगा। और ये इनइक्वालिटी आई उन बड़ी टेक कंपनीज के इस गेम में कूदने से। यहाँ ना मुझे वो गोल्ड रश वाली एनोलॉजी बहुत सही लगती है। जैसे जब कैलिफोर्निया में पहली बार सोना मिला था, तो शुरू में तो आम लोग बस नदी के किनारे जाते थे और अपने फावड़े या चलनी से सोना ढूंढ लेते थे। जो पहले पहुंचा उसे सोना मिल गया। बिल्कुल वैसे ही हुआ था बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में। हाँ, लेकिन आज अगर कोई वहां एक छोटा सा फावड़ा लेकर जाए तो उसे थुल्लू कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज ने इतनी मैसिव मशीन्स और बुलडोजर्स लगा दिए हैं कि एक आम इंसान के वहां खुदाई करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा है। ये एनोलॉजी इस सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। व्हाइट पेपर के फिगर्स भी यही बता रहे हैं। जब प्रॉफिट दिखने लगा ना, तो टेक कंपनीज ने ASIC नाम की स्पेशल चिप्स बना ली। ये ASI चिप्स क्या होती हैं? ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन माइन करने के लिए ही डिजाइन किए गए थे। इनके आते ही बड़े बड़े सर्वर फार्म्स खड़े हो गए। नतीजा ये हुआ कि आज लगभग 87% बिटकॉइन नेटवर्क पर सिर्फ 1% लोगों या बड़ी कंपनियों का कब्जा है। ओह वाओ, 87% सिर्फ 1% लोगों के पास? हाँ, एक आम इंसान के लिए अब अपने लैपटॉप पर बिटकॉइन माइन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है।
तो जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होने के वादे के साथ शुरू हुआ था वो फिर से कुछ पावरफुल लोगों के हाथों में सेंट्रलाइज्ड हो गया। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल पेच है जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। क्या? अगर बिटकॉइन का नेटवर्क सिक्योर रखने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क में कंप्यूटर्स को इतनी मुश्किल मैथ पजल सॉल्व करनी पड़ती हैं, जिसमें पूरे स्विट्जरलैंड देश जितनी एनर्जी जल रही है, तो क्या सच में एक आम मोबाइल फोन उन मैसिव सर्वर्स का मुकाबला कर सकता है? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है। क्योंकि ये बात ना टेक्निकली गले नहीं उतरती। जो काम करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सर्वर लग रहे हैं, वो हमारा छोटा सा फोन बैकग्राउंड में चलकर कैसे कर लेगा? देखिए, अगर पाई नेटवर्क भी बिटकॉइन की तरह प्रूफ ऑफ वर्क यूज कर रहा होता ना, तो सच में आपके फोन की बैटरी 5 मिनट में पिघल जाती। वही तो। लेकिन पाई का सबसे बड़ा इनोवेशन ही यही है कि वो इस एनर्जी बर्निंग मॉडल का इस्तेमाल ही नहीं करते। उनका सिस्टम एक बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल पर बेस करता है, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड मजियर्स ने बनाया था। इसका नाम है स्टेला कंसेंसस प्रोटोकॉल, यानी एससीपी, और फेडरेटेड बिज़ेंटीन अग्रीमेंट। ये एफबीए और एससीपी तो सुनने में काफी भारी भरकम एकेडमिक वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? बिना मैथ पजल सॉल्व किए या बिजली खर्च किए नेटवर्क सिक्योर कैसे रहता है? हवा से तो सिक्योरिटी नहीं बन सकती ना। बिल्कुल नहीं। इसको समझने के लिए आपको कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर से हटकर ह्यूमन रिलेशनशिप्स यानी इंसानी भरोसे की तरफ देखना होगा। भरोसे पर? क्रिप्टो में? हाँ, एफबीए और एससीपी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय ट्रस्ट के नेटवर्क पर काम करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से compete करते हैं पजल सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस नए प्रोटोकॉल में वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, मतलब मिलकर काम करते हैं। एग्जैक्टली। इसमें कोरम स्लाइसेस नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसे ऐसे समझिए कि नेटवर्क में हर यूजर अपने कुछ ट्रस्टेड लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बनाता है। पाई में इसको सिक्योरिटी सर्कल कहा जाता है। ओके। अब जब एक यूजर का सिक्योरिटी सर्कल किसी दूसरे यूजर के सर्कल के साथ ओवरलैप करता है, तो धीरे धीरे पूरे ग्लोबल नेटवर्क में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट ग्राफ बन जाता है। अच्छा, तो मतलब ये उस सिस्टम की तरह है जहां हमने एक बहुत ही तगड़े सिक्योरिटी गार्ड को लाखों रुपए देकर अपने घर के बाहर खड़ा किया हो। जैसा बिटकॉइन में माइनर्स को भारी रिवॉर्ड मिलते हैं, उसकी जगह पाई नेटवर्क हमारे पड़ोसियों के नेबरहुड वॉच की तरह काम कर रहा है। एकदम सटीक एनालॉजी है। जहां कोई एक अकेला इंसान पूरे मोहल्ले की रखवाली नहीं कर रहा, बल्कि सब एक दूसरे को जानते हैं, ध्यान रखते हैं, और क्योंकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के किसी मेंबर को जानता है, इसीलिए अगर कोई गड़बड़ होती है तो पूरे मोहल्ले में बात तेजी से और भरोसे के साथ फैल जाती है। एग्जैक्टली। नेबरहुड वॉच का ये फंडा इस प्रोटोकॉल की आत्मा को बहुत अच्छे से पकड़ता है। ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए उन्हें कोई भारी कैलकुलेशन नहीं करनी, उन्हें सिर्फ नेटवर्क में हल्के फुल्के मैसेजेस भेजने होते हैं कि देखो मैं इस ट्रांजैक्शन को सही मानता हूं, और मेरे जो ट्रस्टेड लोग हैं वो भी इसे सही मानते हैं। मेक सेंस। और इस पूरे इकोसिस्टम को ठीक से चलाने के लिए पाई ने अपने व्हाइट पेपर में 4 अलग-अलग रोल्स डिफाइन किए हैं ना? हाँ, व्हाइट पेपर में इसका बहुत डिटेल ब्रेकडाउन है। सबसे बेसिक लेवल पर आता है पायोनियर। पायनियर मतलब वो नॉर्मल यूजर ना, जो बस रोज पाई ऐप खोलता है और एक बटन दबा देता है, ताकि ये साबित हो सके कि वो एक असली इंसान है, कोई ऑटोमेटेड बॉट नहीं। सही पकड़ा। उसके बाद दूसरा रोल आता है कंट्रीब्यूटर का। ये वो पायनियर होता है जो 3 से 5 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाता है जिन पर वो भरोसा करता है, और यही कंट्रीब्यूटर्स मिलकर वो ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ बनाते हैं जिसकी हमने अभी बात की थी। और तीसरा रोल होता है एम्बेसडर का। ये बेसिकली वो लोग हैं जो नेटवर्क को बढ़ा करते हैं, अपने रेफरल कोड के थ्रू नए लोगों को इसमें जोड़ते हैं। बिल्कुल। और आखिरी रोल है नोड का। ये वो लोग होते हैं जो दरअसल अपने कंप्यूटर पर पाई का सॉफ्टवेयर रन करते हैं और इस एससीपी एल्गोरिदम के थ्रू ट्रांजैक्शंस को एक्चुअली प्रोसेस करते हैं। ओके, पर देखिए, यहाँ मुझे इस पूरे ट्रस्ट वाले कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल नजर आ रहा है। कैसा लूपहोल? देखिए, इंटरनेट पर तो कोई भी अनजान आदमी हजारों फेक अकाउंट्स बना सकता है ना। अगर ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करने पर ही चल रहा है, तो क्या यहाँ सिबिल अटैक का खतरा नहीं है? हाँ, ये खतरा तो। मेरा मतलब है, कोई एक हैकर हजारों फेक अकाउंट बना ले, उन सबके फेक सिक्योरिटी सर्कल्स बना दे और खुद पर ही भरोसा दिखाकर इस पूरे ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ को करप्ट कर दे, फिर तो वो नेटवर्क को मैनिपुलेट कर लेगा ना। मैं समझ गया आपकी बात, और ये खतरा बिल्कुल रियल है। कंप्यूटर साइंस में इसे सच में एक क्लासिक प्रॉब्लम माना जाता है, और व्हाइट पेपर भी इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करता। इनफैक्ट वहीं से हम पाई के इकोनॉमिक मॉडल, उनके टोकन सप्लाई और सबसे इंपॉर्टेंट उनके केवाईसी मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो उन्होंने इस फेक अकाउंट वाली प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला? केवाईसी ही वो सोल्यूशन है।
पर उस पर आने से पहले हमें इसकी सप्लाई को समझना होगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई इस करेंसी को माइन करके जमा कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मार्केट में टोटल टोकन्स होंगे कितने। बिना सही डिस्ट्रीब्यूशन के तो किसी भी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बन सकती। बिल्कुल। और जब हम क्रिप्टो की सप्लाई की बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिमाग में बिटकॉइन का ही आता है। हमें पता है कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है बस। और इस लिमिटेड सप्लाई की वजह से एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी यानी कमी पैदा होती है। डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक रूल। राइट। और इसी स्कैर्सिटी की वजह से लोग बिटकॉइन को खर्च करने के बजाय उसे डिजिटल गोल्ड की तरह अपनी तिजोरी में लॉक करके रखना चाहते हैं, ताकि आगे चलकर उसकी वैल्यू और बढ़ जाए। लेकिन पाई नेटवर्क ने ना इस मामले में जानबूझकर एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना है। दिसंबर 2021 का जो इनका मेन नेट अपडेट आया था, उसमें उन्होंने ऑफिशियली पाई की मैक्सिमम सप्लाई फिक्स कर दी। कितनी फिक्स की है? 21 मिलियन नहीं, बल्कि 100 बिलियन। वेट क्या? 100 बिलियन? हाँ, 100 बिलियन, जिसमें से 80% टोकन्स कम्युनिटी के लिए रखे गए हैं और 20% इनकी कोर टीम के लिए रिजर्व है। ये तो एक एस्ट्रोनॉमिकल नंबर है। मेरा मतलब है, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक रूल होता है कि अगर किसी चीज की सप्लाई इतनी ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। अगर पत्थर हर जगह पड़े हैं तो वो कीमती कैसे हो सकते हैं? स्कैर्सिटी कैसे बनेगी? यहाँ आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसका जवाब पाई की कोर फिलॉसफी में छिपा है, जो इसे बिटकॉइन से बहुत अलग बनाती है। देखिए, पाई का मेन गोल सिर्फ तिजोरी में बंद रखने वाला स्टोर ऑफ वैल्यू बनना नहीं है। तो फिर क्या गोल है? इनका गोल है एवरीडे लाइफ में ट्रांजैक्शंस का मीडियम बनना, एक ऐसी करेंसी जिससे लोग असल में रोज खरीद फरोख्त कर सकें। और रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस के लिए मार्केट में लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर मार्केट में टोकन ही इतने कम होंगे कि हर इंसान ये सोचेगा कि यार कल इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं इसको आज खर्च नहीं करता, तो उससे क्या होगा? पूरा नेटवर्क ही रुक जाएगा, कोई ट्रेड ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। कोई भी उस करेंसी से दुकान पर जाके कॉफी नहीं खरीदेगा। इसीलिए इनको इतनी मैसिव सप्लाई की जरूरत थी। लेकिन फिर तो एक और प्रॉब्लम आएगी ना। अगर मार्केट में अचानक से करोड़ों टोकन्स आ गए तो लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए एक साथ उन्हें बेचना शुरू कर देंगे, और ऐसे में तो प्राइस बुरी तरह क्रैश हो जाएगी। इसको रोकने का क्या प्लान है इनके पास? इसके लिए उन्होंने अपने मेहनत अपडेट में माइनिंग रिवॉर्ड्स का एक बड़ा ही डायनामिक मैकेनिज्म पेश किया। उन्होंने लॉकअप रिवॉर्ड्स का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। लॉकअप रिवॉर्ड्स? वो कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने पिछले 2 साल में ऐप यूज करके कुछ टोकन्स माइन किए। अब अगर आप अपने टोकन्स का एक बड़ा हिस्सा आने वाले 1 साल या 3 साल के लिए सिस्टम में लॉक कर देते हैं, यानी आप उन्हें बेच नहीं सकते, तो बदले में आपका आगे का माइनिंग रेट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ओह, ये तो एक तरह से ट्रेडिशनल बैंकिंग के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी जैसा हो गया ना, कि आप मार्केट से लिक्विडिटी कम कर रहे हैं और बदले में बैंक आपको हायर रिटर्न दे रहा है। आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। इसका इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि जब टोकन सच में मार्केट में ट्रेड होना शुरू होंगे तो एक साथ फ्लड नहीं आएगा सप्लाई का, क्योंकि काफी लोगों ने लालच में आकर अपने टोकन लॉक कर दिए होंगे। स्मार्ट मूव। और मैंने व्हाइट पेपर में ये भी पढ़ा था कि अब सिर्फ ऐप खोलकर बटन दबाने से ज्यादा माइनिंग नहीं होगी। राइट। अब जो लोग नेटवर्क में नोड रन करेंगे या फिर पाई इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे, उनको एक्स्ट्रा टोकन्स दिए जाएंगे। इसे ऐप यूसेज रिवॉर्ड्स कहते हैं। ये ऐप्स वाला पॉइंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि देखिए, अगर इनकी सप्लाई 100 बिलियन है और इनका मेन मोटिव लेन देन का माध्यम बनना है, तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये है कि लोग आखिर इस टोकन का करेंगे क्या? वही तो मैं यूटिलिटी है। हाँ, क्या सिर्फ एक दूसरे को टोकन ट्रांसफर करते रहेंगे या रियल वर्ल्ड में इनकी कोई एक्चुअल यूटिलिटी भी है? यहाँ व्हाइट पेपर में एक चीज का जिक्र आता है जिसे इन्होंने पाई स्टैक कहा है। ये इनके पूरे इकोसिस्टम का टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाई की कोर टीम का ये मानना है कि किसी भी करेंसी की असली वैल्यू इस बात से तय होती है कि उसके नेटवर्क में एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो रही है। और इसमें सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया है उनका अटेंशन मार्केट प्लेस। अटेंशन मार्केट प्लेस? एक मिनट, ध्यान का बाजार, ये कैसे काम करता है? आज का इंटरनेट मॉडल देखिए आप। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेगाटेक कंपनीज बिलियन डॉलर्स कैसे कमाती हैं? एड्स दिखाकर। सही कहा, पर किसके एड्स? वो बेसिकली हमारा वक्त और हमारा ध्यान, यानी हमारा अटेंशन, इन एड कंपनीज को बेचती हैं। हम उनके प्लेटफॉर्म पर फ्री में अपना वक्त बिताते हैं और वो हमारे अटेंशन को मोनेटाइज करके अमीर हो रहे हैं। हाँ, टेक इंडस्ट्री में तो ये काफी मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो दरअसल आप खुद ही वो प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही।
पाई नेटवर्क इसी पूरे सिस्टम को उलटने की बात करता है। उनके व्हाइट पेपर के हिसाब से पाई के इकोसिस्टम में अगर कोई ब्रांड या कंपनी अपना ऐड उनके मिलियंस ऑफ यूजर्स को दिखाना चाहती है, तो उन्हें अपना ऐड दिखाने के लिए उन्हीं यूजर्स को डायरेक्टली पाई टोकन में पे करना पड़ेगा। वेट, यानी मेरा ध्यान बेचने का पैसा सीधा मेरी जेब में आएगा? एग्जैक्टली। एडवर्टाइजर्स एक्सचेंजेस से पाई टोकन खरीदेंगे, जिससे टोकन की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, और फिर वो टोकन सीधा उस यूजर के वॉलेट में जाएगा जिसने अपना कीमती वक्त और ध्यान देकर वो ऐड देखा है। ये तो सच में पावर डायनामिक्स को बदल देने वाला थॉट है। आज तक तो सारा मुनाफा सिर्फ बड़ी टेक कंपनीज की जेब में ही जा रहा था। इसके अलावा मैंने व्हाइट पेपर में एक बाटर मार्केट प्लेस का भी मेंशन देखा था। वो क्या है? बार्टर मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह होगी जहां लोग सीधे तौर पर अपनी स्किल्स या सर्विसेज को पाई के बदले एक्सचेंज कर सकेंगे। मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, तो आप किसी को लोगो बनाकर दे सकते हैं और बदले में पाई ले सकते हैं, या कोई अपना एक खाली कमरा रेंट पे देकर उसके बदले किराया पाई टोकन्स में ले सकता है। ओ, जैसे एक डिजिटल इकोनॉमी। हाँ, और इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप स्टोर यानी कि डैप स्टोर बनाने की बात भी कही है, जहां इंडिपेंडेंट डेवलपर्स आकर अपनी नई ऐप्स बना सकते हैं और इस इकोनॉमी को और बड़ा कर सकते हैं। देखिए, एक पैरेलल डिजिटल इकोनॉमी बनाना तो ठीक है, लेकिन एक सवाल उठता है, इस इतनी बड़ी इकोनॉमी के रूल्स कौन बनाएगा? इसको कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि गवर्नेंस किसी भी क्रिप्टो सिस्टम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। सही बात है। गवर्नेंस के मामले में व्हाइट पेपर एक बहुत ही यूनिक मॉडल को प्रपोज करता है, जिसे लिक्विड डेमोक्रेसी कहा गया है। लिक्विड डेमोक्रेसी, ये क्या फंडा है? क्योंकि जनरली तो हम या तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं, जहां हर डिसीजन पर देश का हर नागरिक वोट डालता है, जो टेक्निकली काफी नामुमकिन सा हो जाता है बड़ी स्केल पर, या फिर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखते हैं, जहां हम 5 साल के लिए अपना नेता चुन लेते हैं और फिर वो सारे फैसले लेता है। तो ये लिक्विड सिस्टम क्या है? व्हाइट पेपर इनकी गवर्नेंस को एक्चुअली 2 फेजेस में डिवाइड करता है। शुरुआती दौर में जब इनके पास 5 मिलियन से कम यूजर्स थे, तब तक सारे मेजर डिसीजंस पाई की कोर टीम ही ले रही थी, ताकि सिस्टम को ठीक से सेटअप किया जा सके। ओके, और 5 मिलियन के बाद? 5 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने के बाद व्हाइट पेपर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाने की बात है। यहां आती है लिक्विड डेमोक्रेसी। ये बेसिकली डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मिक्सचर है। कैसे? मान लीजिए सिस्टम में कोई नया रूल आना है, जैसे माइनिंग रेट को कम या ज्यादा करना है। अब इस लिक्विड डेमोक्रेसी में हर एक यूजर के पास ये राइट है कि वो सीधे खुद उस टॉपिक पर वोट कर सकें। पर देखिए, अगर मुझे उस स्पेसिफिक टेक्निकल टॉपिक की ABCD भी नहीं पता, तो मैं वोट कैसे करूंगी? गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है ना? यही तो इसकी लिक्विडिटी है। अगर आपको लगता है कि आपको उस टेक्निकल इशू की समझ नहीं है, तो आप अपना वोट किसी ऐसे एक्सपर्ट को डेलीगेट कर सकते हैं जिस पर आपको भरोसा है। अच्छा। और सबसे पावरफुल वाली बात यह है कि अगर आगे चलकर आपको कभी भी लगता है कि उस बंदे ने आपके वोट का गलत फायदा उठाया, तो आप तुरंत अपना वोट उससे वापस ले सकते हैं। आपको अगले इलेक्शन का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये इस पूरे नेटवर्क को इंस्टेंटली ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल बनाता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक तरह से पूरा यूटोपिया या एक परफेक्ट वर्ल्ड जैसा लग रहा है, जहां आम इंसान के पास वोटिंग पावर है, एड्स का पैसा सीधे उसकी जेब में आ रहा है, मोबाइल से बिना बिजली खर्च किए माइनिंग हो रही है। लेकिन आइए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। आज के दिन ये पाई नेटवर्क एक्चुअली खड़ा कहाँ है? क्या मैं आज इन टोकन्स को निकालकर अपने बैंक अकाउंट में रुपीस या डॉलर्स में ट्रांसफर कर सकती हूँ? तो यहां पर हमारे डीप डाइव के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, जो है उनका 2021 का मेन नेट अपडेट और उसके रोड मैप का सेक्शन। ये सेक्शन बताता है कि आज हम एक्चुअली किस स्टेज में हैं। तो इस रोड मैप के फेजेस क्या हैं? इन्होंने रोड मैप को 3 मेन फेजेस में बांटा है: बीटा फेज, टेस्टनेट फेज और मेन नेट फेज। दिसंबर 2021 में इन्होंने अपना मेन नेट लॉन्च कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस मेन नेट को 2 अलग-अलग पीरियड्स में तोड़ दिया है। पहला है एनक्लोज्ड नेटवर्क और दूसरा होगा ओपन नेटवर्क। एनक्लोज्ड नेटवर्क, मेरा मतलब क्रिप्टो की तो पूरी फिलॉसफी ही ओपननेस पर डिपेंड करती है ना, बिना किसी रोक टोक के ट्रांजैक्शंस करना, डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक फायरवॉल लगाकर इसे पूरी तरह से एनक्लोज कर देना, यानी बाहरी दुनिया से काट देना, क्या ये क्रिप्टो के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं है? थियोरेटिकली देखें तो आपकी ये आलोचना बिल्कुल ठीक है, पर प्रैक्टिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और ये रीजन हमारी उस पिछली चर्चा से जुड़ा है जहां अपने फेक अकाउंट्स और सिबिल अटैक का सवाल उठाया था। ओह, यानी KYC से जुड़ा है ये? एग्जैक्टली।
इनक्लोज्ड नेटवर्क का सीधा सा मतलब ये है कि फिलहाल सिस्टम में एक ऐसी फायरवॉल मौजूद है जो पाई नेटवर्क को किसी भी बाहरी ब्लॉकचेन या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से कनेक्ट होने से ब्लॉक कर रही है। इसीलिए आज की डेट में आप इसको डॉलर या रुपए के लिए ओपनली एक्सचेंज पे बेच नहीं सकते। तो इस फायरवॉल को लगाने का मेन पॉइंट क्या हुआ? ये इसीलिए लगाई गई है ताकि उनके मिलियंस ऑफ यूजर्स को केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस को पूरा करने का वक्त मिल सके। अच्छा, तो मतलब केवाईसी ही वो आखिरी हथियार है जो उन बॉट्स और उन फेक अकाउंट्स को नेटवर्क से फिल्टर आउट करेगा? बिल्कुल। सिस्टम ये 100% इंश्योर करना चाहता है कि एक आम इंसान के पास बस एक ही वेरीफाइड अकाउंट हो। उनके अपडेट के हिसाब से केवाईसी के लिए एक ग्रेस पीरियड सेट किया जाएगा जो अराउंड 6 महीने का होगा। अगर कोई यूजर इस 6 महीने में अपना केवाईसी प्रोसेस करके ये प्रूव नहीं करता कि वो एक असली इंसान है, तो उसके माइन किए हुए सारे के सारे टोकन्स परमानेंट तौर पर डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, यानी जला दिए जाएंगे। वाओ, परमानेंट डिलीट। लेकिन अगर वो लोग बिना केवाईसी इस नेटवर्क को सीधे बाहरी एक्सचेंजेस के लिए ओपन कर देते तो क्या होता? तो तबाही मच जाती। जिन स्कैमर्स ने हजारों फेक अकाउंट बना के लाखों फेक पाई टोकन जमा कर रखे थे, वो लॉन्च होते ही उन्हें मार्केट में बेच देते और टोकन की वैल्यू पहले दिन ही जीरो हो जाती। समझ गई। तो बेसिकली ये एक तरह का क्वारंटीन जोन या बफर जोन जैसा है, जहां नेटवर्क पहले अपने अंदर की सफाई कर रहा है और बाहरी दुनिया के स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग से खुद को सेफ रखकर पहले अपना इंटरनल इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। मैं इसको बफर जोन बोलने के बजाय एक इंक्यूबेटर बोलना पसंद करूंगा। ये फायरवॉल वाला पीरियड उन्हें अपने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने, नई एप्स बनवाने और उस पाई स्टैक को रेडी करने का टाइम दे रहा है। एक बार जब ज्यादातर असली लोगों का केवाईसी हो जाएगा और एक इकोनॉमी बन जाएगी, तब जाके ये फायरवॉल हटेगी और असली ओपन नेटवर्क शुरू होगा। तब आप इसे दूसरी करेंसीज के साथ ट्रेड कर पाएंगे। इसके बाद हमें ये तस्वीर क्लियर होती है कि पाई नेटवर्क बस एक और रातों रात अमीर बनने वाली क्रिप्टो स्कीम नहीं है। ये अपने इस जीरो एनर्जी वाले मोबाइल माइनिंग और स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है कि डिजिटल मनी क्रिएट करने के लिए मैसिव सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है। सही कहा। इनका पूरा मॉडल इसी टेक्निकल पॉइंट पर बेस करता है कि किसी भी करेंसी की असली वैल्यू लोगों की कंप्यूटर पावर से नहीं, बल्कि उनकी आपसी भरोसे, उनके अटेंशन और उनके रोजमर्रा के लेन देन से बनती है। और दोस्तों, ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जो सच में ट्रेडिशनल फाइनेंस और बिग टेक की नींव हिला सकता है। आज इस पॉडकास्ट के आखिर में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरा खुद सोचकर देखिए, अगर आने वाले समय में सच में आम पब्लिक के हाथ में उनके पर्सनल डेटा, उनके कीमती वक्त, उनके अटेंशन और एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करेंसी का टोटल कंट्रोल आ जाए, वही कंट्रोल जो आज हमने गूगल और फेसबुक जैसी कुछ गिनती की मेगा कॉर्पोरेशंस को दे रखा है, तो उस दिन क्या होगा? वो एक नया एरा होगा। बिल्कुल। जब पाई का ये ओपन नेटवर्क पूरी तरह लाइव होगा, तो क्या इन ट्रिलियन डॉलर की टेक और फाइनेंस कंपनीज को आकर इस पाई के कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल के आगे झुकना पड़ेगा, या फिर वो अपनी अथाह पावर और पैसे का इस्तेमाल करके इस पूरे मूवमेंट को ही कुचलने की कोशिश करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सबकी नजर रहेगी। तो आज की इस डीप डाइव चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।